इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश बोलना सीखें सिर्फ 7 दिनों के अंदर। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं आदित्य टीचिंग क्लासेस। इसमें आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि जो टेंस होते हैं, टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। मतलब जिन वाक्यों के अंत में है, ही, हूँ, हो आदि आए तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है कि जिन भी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आए तो ये मानना चाहिए कि वो पास्ट टेंस के वाक्य हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, या, ये आदि आए तो ये मानना चाहिए कि वो फ्यूचर टेंस के वाक्य होंगे। अब जो ये टेंस हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऐसे जिनमें वर्ब नहीं होती, उनको बोलते हैं बी वर्ब, और दूसरे जिनमें वर्ब होती है। ये हम आपको आगे समझाएंगे। अभी बेसिकली ये समझिए कि टेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हर टेंस जो है उसके 4 प्रकार हैं। ये काल के हिसाब से सबके 4 प्रकार बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार प्रेजेंट टेंस के हो गए। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर के भी 4 हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुल मिला के 4, 4, 8, 4, 12 टेंस के टोटल 12 प्रकार हैं, जिनके आधार पर क्या है हम ट्रांसलेशन का कार्य करेंगे। हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलेंगे। आइए उनमें से पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में बात करते हैं।
पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है? तो जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ती हो आदि शब्द आए तो ये मानना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहे जाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य तो पता चल गया, जैसे कि राम बाजार जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, वह कपड़े धोती है आदि। तो इन वाक्यों में लास्ट में जो ये ता है, ते हो, ती है शब्द आते रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो वाक्य हैं, ये सारे वाक्य जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इससे ये तो सिद्ध हो गया। अब इसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। उस रूल को हम समझते हैं। रूल क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में यस या ईएस लगता है, किसी कंडीशन में किसी में नहीं लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इससे मिलके हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वाक्य जो है वो बनेगा। आइए जानते हैं। पहले में करते हैं, राम बाजार जाता है। क्या होगा? राम गो टू मार्केट। बाजार यानी मार्केट। अब गो है तो इसके साथ हमने ईएस लगा दिया तो हो गया गोच। अब यस या ईएस क्यों लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, हम ही बता रहे हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। वह कपड़े धोती है, सी वॉशेस क्लॉथ्स। ठीक है। अब अगर ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो तो, और सिंगुलर हो, सिंगुलर पर्सन यानी एक वचन हो, करता हो, तो उसके साथ यस या ईएस लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आई है, वी है, यू है, दे है या बहुवचन यानी प्लूरल हो तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। कहाँ लगता है यस या ईएस? ये लगता है मेन वर्ब में। कहाँ लगता है? मेन वर्ब में लगता है। इस बात का ध्यान रखिए, यस या ईएस लगेगा मेन वर्ब में। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पढ़ा कि इसकी पहचान क्या है। जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हो, ते हो आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको बनाने का रूल ये है कि जिन वाक्यों को वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बनाया जाएगा उसमें पहले सब्जेक्ट होगा,
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें यस या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और अब यस या यस किस में लगेगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें यस या यस लगना है, तो हमने पढ़ा कि या ही हो या सी हो। अब ही का मतलब भी वह है, सी का मतलब भी वह है, तो कैसे जाने कि किसके लिए प्रयोग करना है। तो ही का प्रयोग हमेशा होता है लड़के के लिए। अगर लड़का हो या जेंट्स हो तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, और लड़की हो या लेडीज हो उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। और अगर निर्जीव हो, कोई भी निर्जीव हो या पशु पक्षी हो, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का मतलब भी वह ही होता है। इतना समझ में आया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम किसी से बात तो कर रहे हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह खिलौने बेचता है आदि, है ना। पर हम कुछ नकारात्मक बातें भी तो करेंगे। वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह गाड़ी नहीं चलाता है आदि। उसका कैसे बनाएं? तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, ये भी 4 प्रकार से इनको बनाया जा सकता है। आइए समझते हैं। इसके जो ये वाक्य हैं, इसमें जो सेंटेंस हैं, ये 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होते हैं साधारण। दूसरे होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। तीसरे होते हैं इंटेरोगेटिव, मतलब होता है प्रश्नवाचक। और चौथे होते हैं, ये कोई नहीं बताता, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है। अब अभी जो हमने पढ़ा ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, साधारण वाक्य थे बिल्कुल। अब इन्हीं को अगर नकारात्मक बनाना है, क्या बनाना है, अगर हमें इन्हीं को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई झंझट नहीं पालना है, सिर्फ रूल बदल जाता है। रूल कैसे बदल जाएगा? उसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज लग जाता है, प्लस नॉट हो जाता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसी प्रकार रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, वह खाना नहीं खाता है, राजेश गाड़ी नहीं चलाता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। ये सभी वाक्य क्या है, लास्ट में इन सब में ता है, ते है, ती है आदि आते हैं। तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। पर चूंकि इसमें नहीं का शब्द भी आ रहा है, तो नहीं के लिए जब नहीं आता है तो हम उसको मानते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसको कैसे बनाना है? तुम बाजार नहीं जाते हो, कैसे बनाएंगे? यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। फिर नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब क्या है? जाना, गो। कहाँ जाना? टू मार्केट। यू डू नॉट गो टू मार्केट, वह खाना नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट फूड,
अब इसमें डू लगा, इसमें डज लगा, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि ही, सी, इट या कोई भी नाम आता है या एक वचन करता होता है तो उसके साथ यस या यस लगाया जाता है मेन वर्ब में। और जब हमारे हेल्पिंग वर्ब हमें मिल जाती है, अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब में यस या यस लग जाता है मेन वर्ब की जगह पे, मेन वर्ब में फिर नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलें। राजेश गाड़ी नहीं चलाता है। राजेश अब नाम है तो उसके साथ डज लगेगा। डज नॉट ड्राइव, ड्राइव में चलाना, क्या? कार, कार यानी गाड़ी। द कार होगा या द व्हीकल होगा। मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। आई डू नॉट ओपन द डोर। डोर या गेट कुछ भी कहें। नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पर, ये दूसरा नंबर हो गया, आगे पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आराम से समझिएगा, सब बढ़िया समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। किसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं? अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। तो हम उसमें से तीसरा पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं? जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? क्या वह खाना खाता है? वह खाना क्यों नहीं खाता है? मैं स्कूल कब जाता हूँ? आदि जो वाक्य हैं, इसमें क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, क्या है, क्यों है, कब है। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है या नहीं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस लिए। आदि जो वाक्य हैं, आदि जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इनके लिए जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वाई मीन्स क्यों, व्हेन, व्हेन मीन्स कब, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, और हाउ मच मीन्स कितना, वाई, वे। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब इसको बनाने के लिए रूल होता है। वो रूल क्या है? रूल होता है, पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, फिर हो जाएगा डू या डज हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है। अब इसी के हिसाब से क्या है, हम बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? अब एक चीज़ और इसमें देखने वाली चीज़ है कि जो एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, अगर इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में है तो उसकी मीनिंग मतलब वाट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कहाँ से लिखेंगे? सिर्फ
डू या डज से लिख देंगे। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, तो डू यू गो टू मार्केट। क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। वह खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज ही नो। वह क्यों खाता है, माफ़ करिएगा, वाई डज ही ईट फूड। मैं स्कूल कब जाता हूँ, व्हेन आई गो टू स्कूल। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या है, हमने क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं शुरू में, और इन दोनों में हमने शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स नहीं लिखे, जबकि क्वेश्चन वर्ड क्या का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? तो ये एक रूल होता है कि जिस भी वाक्य के शुरू में अगर क्या का प्रयोग है, क्या का, सिर्फ क्या का और किसी का नहीं, अगर क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी मीनिंग हमें नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ डू या डज से वाक्य की शुरुआत कर देनी है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब अंतिम है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ये क्या होते हैं? ये वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और ना भी बोला जाता है। कैसे? जैसे क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, राजेश भोपाल क्यों नहीं जाता है, मोहन कपड़े क्यों नहीं धोता है। इस तरह के वाक्य आते हैं, जिसके लिए क्या रूल होता है? रूल होता है पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी हो वो लिखेंगे, फिर डू या डज लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर होगा नॉट, फिर होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से हमें बनाना होता है। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है पर है नहीं, सीधा सीधा समझना है कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे आगे इनको बना के देखते हैं। क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, तो डू यू नॉट ड्राइव द कार। राजेश भोपाल क्यों नहीं जाता है, भाई डज राजेश नॉट गो टू भोपाल। मोहन कपड़े क्यों नहीं धोता है, वाई डज मोहन नॉट वॉश द क्लॉथ। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है। इस टेंस में कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी होती हैं, वो समझ लेना बहुत आवश्यक है। उनको हम बोलते हैं बी वर्ब। क्या बोलते हैं? बी वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब नहीं होती, या जिसमें क्रिया का भाव नहीं होता,
या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या ऑब्जेक्ट, तीनों में से। सेंटेंस के लिए तीन चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इन सेंटेंसों में तीन में से कोई ना कोई मिसिंग होता है। जैसे मैं खाता हूँ, ठीक, या मैं शिक्षक हूँ, तुम होशियार हो, यह मेरा घर है, मैं पढ़ता हूँ। मतलब अगर अपने बारे में किसी को बताना है तो हम कैसे बताएंगे? ये वाक्य जो हैं इनको हम बी वर्ब सेंटेंस कहा जाता है। इनके लिए रूल क्या होता है, या तो इज या एम या आर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट के लिए, वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है पास्ट के लिए, और विल या शैल बी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के लिए। ठीक, कैसे? जैसे मैं शिक्षक हूँ तो आई एम टीचर। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई कार। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई कार। यह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इज एम आर में से कौन सा किसके साथ लगना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो इज एम या आर है, इनमें से ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और वी, यू, दे, देम या प्लूरल हो तो उसके साथ आर का प्रयोग हम करते हैं। कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कहेंगे मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। इसमें क्या है, क्रिया तो है ही नहीं, अपने बारे में बात की जा रही है। ये स्पेशल सेंटेंस होते हैं जो कि पूर्ण नहीं होते, इनको इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अपूर्ण वाक्य। ये वाक्य पूर्ण नहीं होते, तो इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है? इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैं विद्यार्थी हूँ का क्या करेंगे? आई एम स्टूडेंट। ठीक है, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। आई एम ग्रेट। तुम मूर्ख हो। नहीं, तुमको नहीं बोल रहा हूँ,
सेंटेंस लिख रहा हूँ, अपने पे मत ले जाना। पता चला कि कुछ गलत टिप्पणियाँ करने लगो। यू आर इडियट। ठीक है, समझ में आया? तो ये कैसे होते हैं? ये अपूर्ण होते हैं, इनको बी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है बी वर्ब। इस तरह के सेंटेंसेस को बी वर्ब कहा जाता है। आएंगे कि मैं लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। ठीक है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं। हम खिलाड़ी हैं को क्या बोलेंगे? वी आर प्लेयर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे वाक्य जो पूर्ण नहीं होते या जिनमें मेन वर्ब का अभाव होता है, मेन वर्ब नहीं होती, इनमें जो मेन वर्ब है वो क्या है? वो मिसिंग है। जिनमें मेन वर्ब नहीं होती और ये पता नहीं चलता कि किस टेंस का वाक्य है, सिर्फ है, हूँ, हो, ही, है, ये शब्द आते हैं, तो ये समझना चाहिए कि जिनमें भी है, हूँ, हो, ही आए वो किसके वाक्य हैं? प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। और ज़्यादातर ये मानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये अपूर्ण वाक्य होते हैं। इनको बी वर्ब कहा जाता है और इनके लिए कुछ अलग से रूल्स बनाए जाते हैं। तो उन रूल्स में से पहला रूल है इज एम आर का प्रयोग, वो हमने सीख लिया। इसके अलावा क्या होता है? अगर हम ये बताना चाहें कि हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे दो भाई हैं, मेरे पास घर है ना, मेरे दो हाथ हैं, मेरे पास एक गुड़िया है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास बल्ला है, मेरे पास पतंग है। जो भी बताना है, अगर पास में कोई चीज़ हो, पास की चीज़ को बताने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हैव, हैज या हैव का प्रयोग करना होता है। किसका? हैज या हैव का। हैव का मतलब होता है पास में। क्या होता है? पास में है। जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। आई हैव हाउस, मेरे पास क्या है? घर है। ठीक है, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं। आई हैव 4 ब्रदर्स। ठीक, अब हैज या है में से किसका प्रयोग किसके साथ होगा ये भी जान लेते हैं। ही, अगर ही है, सी है, इट है, कोई नाम है, मोहन, सोहन, रवि, गणेश इत्यादि, या सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन मतलब एक वचन है, अकेला है, तो उसके साथ क्या लगना है? हैज का प्रयोग करना है। और आई है, वी है, यू है, दे है, या बहुवचन यानी प्लूरल है, उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। ये भी क्या है? ये भी बी वर्ब है, क्योंकि इसमें भी क्रिया का कोई अता पता नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं होती
तो जो ये सहायक क्रिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये जब इसमें मेन वर्ब नहीं होती तो ये किसका कार्य करने लगती? ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने लगती है। जब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करती है। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब हम अगला टॉपिक हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा प्रकार है। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।